में विस्तृत परिचर्चा करते हुए महत्वपूर्ण विजय पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में परिचर्चा करते हुए इसके कारणों की, इसकी भूमिका, इसके युद्ध एवं युद्ध के बाद के परिणामों के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझेंगे, उसके बाद भारत पर बाबर की विजय के विभिन्न चरणों को समझेंगे, साथ में भारत पर आक्रमण के कारणों को समझेंगे, साथ में पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए हम एक एक करके जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर की भारत में महत्वपूर्ण विजय क्रम के रूप में स्थापित पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा पर अपना अधिकार किया, जो वस्तुतः पश्चिम उत्तर भारत में आते हैं। यह बाबर का भारत के ऊपर प्रथम अभियान था जिसमें उसने तोपखाने का प्रयोग किया। वस्तुतः हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में तोपखाने का व्यापक रूप से प्रयोग की यह शुरुआत थी। 1519 में अपने दूसरे अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को पुनः जीता और साथ ही सियालकोट और सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लिया और काबुल से अब उसकी निगाह देख रही थी भारत के ऊपर बड़े अभियान करने की ओर, जो वह मध्य एशिया में या फिर कंधार के क्षेत्र में नहीं कर पाया। 1524 के चौथे अभियान के तहत इब्राहिम लोदी एवं दौलत खां लोदी के मध्य मतभेद हो जाने के कारण दौलत खां लोदी, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था, अपने पुत्र दिलावर खां व आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजता है। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि बाबर को भारत पर हस्तक्षेप के लिए कुछ न कुछ वजह की आवश्यकता थी और भारत के ऊपर शासन करने वाले लोदी वंश के विभिन्न वंश के शासकों ने वस्तुतः बाबर को यह वजह देने के लिए खुद ही आमंत्रित कर लिया। संभवतः इसी समय राणा सांगा, जो मेवाड़ का महत्वपूर्ण और राजपूतों का सरदार था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भी भेजता है, जैसा बाबर अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में स्पष्ट रूप से करता है। बाबर को भारत पर आमंत्रित करने के पीछे संभवतः कुछ कारण इस प्रकार थे। दौलत खां पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। यह उसका एक तरह का स्वार्थ था। इस स्वार्थ की वजह से वह बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। आलम खां भी किसी तरह से दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार एवं अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। वस्तुतः राणा सांगा बाबर के द्वारा अफगानों की शक्ति को नष्ट करवाकर स्वयं दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। वस्तुतः ये तीन अलग अलग कोण थे और तीनों कोण अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे और वस्तुतः इन तीनों में से किसी ने भी इस बिंदु को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा था जिसमें बाबर देख रहा था, और बाबर स्वयं की सत्ता स्थापित करने का सपना पूर्णतः देख चुका था और जिससे तीनों ही पूर्ण रूप से लगभग विपन्न हो चुके थे। अपने चौथे अभियान 1524 में बाबर ने लाहौर एवं दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। नवंबर 1526 में बाबर के द्वारा किए गए पांचवें अभियान में बदख्शां की सैनिक टुकड़ी के साथ बाबर का पुत्र हुमायूं भी आ गया था। उसने सर्वप्रथम दौलत खां को समर्पण करने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। उसके बाद दौलत खां को ही उसने बंदी बना लिया। शीघ्र ही आलम खां ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरीके से पूरा पंजाब ही बाबर के अधिकार में आ चुका था और बाबर की भारत के ऊपर विजय यात्रा की लगभग पूर्णतः शुरुआत हो चुकी थी और एक नए साम्राज्य की स्थापना की तरफ बाबर का एक मजबूत कदम था पंजाब के ऊपर अधिकार करना। इस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और दौलत खां लोदी पंजाब का गवर्नर था। दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से बहुत अधिक नाराज था। उसने दिल्ली सल्तनत से विद्रोह कर बाबर को अपनी मदद के लिए काबुल बुलाया। बाबर खुद भी भारत पर हमला करना चाह रहा था। वह दौलत खां लोदी के निमंत्रण पर भारत आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। उस समय तुर्क अफगान भारत पर आक्रमण लूट से माला माल होने के लिए करते रहते थे। बाबर एक बहुत बड़ी सेना लेकर पंजाब की ओर चल दिया था।
यह युद्ध संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। 12 अप्रैल 1526 को दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने डट चुकी थी। हालांकि युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी तो बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ और अंत में उसे मार दिया गया। बाबर ने अपनी कृति या आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 1200 सैनिकों के उपयोग किए जाने का 12,000 सैनिकों के उपयोग किए जाने का उल्लेख किया है, किंतु इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत अधिक मतभेद है। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलुगमा पद्धति का या तुलुगमा नीति का प्रयोग किया, जिसके तहत मुख्य सेना के साथ रिजर्व में सेना रखी जाती थी और रिजर्व की सेना अचानक ही युद्ध के बीचों बीच में पीछे से आकर दुश्मन सेना के ऊपर हमला करती थी और इससे एक घेराबंदी बन जाती थी और विपक्षी सेना एक तरीके से इस चक्रव्यूह में फंसकर समाप्त हो जाती थी या हताश होकर युद्ध में हारने की स्थिति पे पहुंच जाती थी। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से सीखी थी मध्य एशिया में, और पानीपत के ही युद्ध में बाबर ने अपने प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं ली थी और इन निशानेबाजों ने मुस्तफ़ा और उस्ताद अली की मदद से उसने विपक्षी दल के प्रमुख शासक या सेनापति के ऊपर निशाना लगाया जाता था और अंत में सेनापति या प्रमुख राजा की मृत्यु होते ही युद्ध समाप्त हो जाता था और बाबर की विजय सुनिश्चित हो जाती थी। इस युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिकों, अधिकारियों, नौकरों, सगे संबंधियों में विभाजित कर दिया, बांट दिया और बाबर ने उन सभी को युद्ध के बहुत सारे लाभ दिए। संभवतः इस बंटवारे में हुमायूं को कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसका मूल्य द्वारा पूरे संसार को आधे दिन का खर्च किया जा सकता था। भारत की विजय के उपलक्ष्य में ही बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था। अपनी इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। पानीपत विजय के बाद बाबर ने कहा था कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं है। वस्तुतः काबुल की विजय बाबर के लिए विभिन्न संसाधनों के साथ साथ भारत की विजय का एक मार्ग खोलती थी, दिल्ली का द्वार खोलती थी, दिल्ली के खजाने का भंडार खोलती थी। पानीपत की युद्ध ने भारत के भाग्य को ही नहीं किंतु लोदी वंश के भाग्य का निर्धारण अवश्य कर दिया था और अफगानों की शक्ति समाप्त नहीं हुई लेकिन दुर्बल अवश्य हो गई थी। युद्ध के पश्चात दिल्ली तथा आगरा पर ही नहीं बल्कि धीरे धीरे लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने ये समझने का प्रयास किया कि जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किस तरीके से पानीपत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपनी उस्मानी और तुलगमा पद्धति के माध्यम से, और पानीपत के प्रथम युद्ध को उसने जीता और भारत पर दिल्ली के ऊपर अधिकार की शुरुआत करके भारत पर शासन की शुरुआत की और मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसका एक प्रारंभिक और बड़ा